नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल तैयार है। तमाम दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कोई दल बदल रहा है तो कोई गठबंधन के तहत चुनावी रणनीति बना रहा है और तमाम मुद्दों पर बार पलटवार भी जारी है। यानी कि हर तरफ सिर्फ चुनाव की बात हो रही है। तो प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के नए कप्तान मोहनलाल बड़ोली की। जब से बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ही कई तरह की अटकलें चल रही हैं। संगठन में बदलाव से लेकर के चुनावी चुनौतियों तक कई अहम सवाल हर किसी के जहन में हैं। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव हरियाणा का में हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों को लेकर के तमाम तीखे सवाल पूछे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ोली ने न सिर्फ संगठन बदलाव को लेकर के जवाब दिया, बल्कि यह भी बताया कि हरियाणा में बीजेपी जो है वो किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाने वाली है। और साथ ही इस बात का जवाब भी उन्होंने दिया कि बीजेपी का मुख्य मुकाबला किन किन दलों के साथ बीजेपी जो है वो मान रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में सत्ता का सियासी संग्राम जारी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी दलों के कार्यक्रम चल रहे हैं, रणनीतिक बैठकें चल रही हैं और महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी जारी हैं। इसी बीच हरियाणा बीजेपी में नई नियुक्ति हुई प्रदेश अध्यक्ष की। मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। बदलाव हुआ तो कई तरह के सवाल भी सियासी गलियारों में तैरने लगे। हरियाणा में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले तमाम सवालों का जवाब जाना है हरियाणा न्यूज ने। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव हरियाणा का में हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने हरियाणा बीजेपी के नए कप्तान मोहनलाल बड़ोली से प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों को लेकर हर तीखा सवाल पूछा और जाना कि किस रणनीति के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव में जा रही है। मोहनलाल बड़ोली ने फिर से प्रदेश में जीत का दावा किया। कांग्रेस पार्टी से हम बहुत आगे हैं। 3% वोट हरियाणा प्रदेश की हमें मिली है। 44 सीटों पर हम जीते हैं, 42 पर वो जीते हैं। आज भी हम कांग्रेस से आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट का आंकड़ा है उसके आधार पर भी हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में बनेगी। अमित शाह के दौरे और बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने यह दावा किया कि अमित शाह के मार्गदर्शन में रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। बजा रहे हैं चुनाव। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अभी हमारी विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पंचकुला में हुई और उसमें जो मार्गदर्शन दे के गए हैं उस पर हमने काम शुरू किया है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिलों की बैठकें हमारी 22 के 22 हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं। इसके बाद एक सप्ताह तक हमारे बड़े बड़े नेता शक्ति केंद्र पर जाकर प्रवास करेंगे, मंडल प्रवास करेंगे। उसके बाद हमारे 4 दिन का एक सघन अभियान हमारा चलेगा जिसमें हमारे 20-20 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाके हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजनाएं और उसको पूरा करने का हम काम करेंगे और जन जन तक जाएंगे। प्रदेश में गठबंधन की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है। तीसरे मोर्चे की भी बातें हो रही हैं। इस पर बीजेपी कितनी गंभीर है वो आप सुनिए। अभय चौटाला का जो प्रयास है, हमने तो उनके गठबंधन को बधाई दी है, शुभकामना दी है। वो जनता के बीच में जाए और जनता से आशीर्वाद लें। तो कोई टेंशन आपको, कोई चिंता उन लोगों से? हमें बड़ी खुशी होगी वो आगे बढ़ेंगे तो। वहीं इनेलो बसपा को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा वोट काटू कह रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में मान रहे हैं। इस पर बीजेपी मुख्य मुकाबला किससे मान रही है, मोहनलाल बड़ोली ने इस पर भी अपनी पार्टी की रणनीति साफ की। मुकाबला जो है वो हुड्डा जी के कहने से मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला जनता के चाहने से होगा। और अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुकाबला तो फिर मुकाबले से तो वो बाहर ही है। जनता मन बना चुकी है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता अब की बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़े बहुमत के साथ बैठाने का काम करें। और क्या बीजेपी के नए अध्यक्ष नई टीम बनाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए।
दो सीटें हमारी कोई खाली हैं, जैसे एक प्रदेश महामंत्री की पोस्ट खाली है, नई नियुक्ति हो जाएगी। कहीं कोई छोटी मोटी हमारी मंडलों में है, हमारी जिलों में है, किसी विभाग प्रकोष्ठ मोर्चे में किसी कार्यकर्ता की अगर कोई सीट खाली है तो उसको भरने का काम करेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा हमारा। कि आप बैठे बैठाए तमाम लोगों को हटाकर अपनी ऐसा टीम लेकर ऐसा आए। हमारे संगठन में कभी हुआ भी नहीं है, नहीं है। कभी नहीं हुआ है। तो वहीं कांग्रेस पर मोहनलाल बड़ोली जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो कांग्रेस की काट की हांडी इस लोकसभा चुनाव में चढ़ चुकी है। जिस प्रकार से देश की जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया है, उसका भुगतान आने वाले इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर भी बड़ोली ने जो कहा है वो आप सुनिए। जनता उनकी चार्जशीट का हिसाब लेगी। जनता जो 10 साल तक हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है उसका हिसाब लेगी। नहीं, वो और तो जब- चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो है। जो जनता ने चार्जशीट उनके खिलाफ भी बना रखी है। सोनीपत लोकसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर और भीतरघात के आरोपों पर भी बड़ोली ने प्रतिक्रिया दी। ये जिस प्रकार से भीतरघात की बात एक वीडियो के माध्यम से आई थी और उसमें कोई खास सच्चाई नहीं थी, वो किस प्रकार से आई, कैसे आई, उसकी जांच भी हुई है और हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने काम किया। भीतरघात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल आपने सुना कि हरियाणा बीजेपी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। और अगर बात मुकाबले की करें तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दूसरे सभी दलों को रेस से बाहर ही मान रहे हैं। हालांकि इस दौरान नए गठबंधन और तीसरे मोर्चे को शुभकामनाएं देकर बड़ोली ने इशारों में ये साफ किया कि बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाना चाह रही है। यानी तीसरा मोर्चा और अन्य दल अगर प्रदेश में थोड़े मजबूत होंगे तो साफ तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और नुकसान कांग्रेस को। और यही बीजेपी की रणनीतिक चाल समझ आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब चुनाव की बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। हरियाणा में बीजेपी जहां हैट्रिक की तैयारियों में जुटी हुई है, इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुद अब कमान संभाल ली है। अमित शाह महज 20 दिनों में दूसरी बार हरियाणा आ रहे हैं और इस बार पिछड़े वर्ग को साधने का काम करेंगे। अमित शाह के इस दौरे के लिए बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां भी की जा रही हैं। कितना खास रहेगा अमित शाह का ये दौरा, ये रिपोर्ट आप देखिए। शाह ने संभाली हरियाणा की कमान। 29 जून को पंचकूला में हुई थी बड़ी बैठक। 20 दिन के भीतर हरियाणा में दूसरा कार्यक्रम। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं। महज 20 दिन के भीतर दूसरी बार हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। 29 जून को पंचकूला में विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अमित शाह 16 जुलाई को फिर से हरियाणा आ रहे हैं और इस बार कार्यक्रम अहीरवाल क्षेत्र में है। कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश रहेगी, बल्कि प्रदेश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। महेंद्रगढ़ में पिछड़े वर्ग का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह संबोधित करेंगे और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले ही विशेष तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों की समीक्षा भी महेंद्रगढ़ में की गई। अमित शाह के दौरे से पहले सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली समेत प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से समीक्षा की गई। इसके बाद रोहतक में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पदभार संभाला और कार्यक्रम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक उम्मीद लगी है कि ये जो तीसरी बार सरकार बढ़ेगी, ये प्योर कार्यकर्ताओं की सरकार बढ़ेगी। प्योर कार्यकर्ताओं की ताकत से सरकार बढ़ेगी। आपकी ताकत से ही तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे। इस काम में हम सब लगेंगे, जोश के साथ लगेंगे। अनेक कार्यकर्ताओं को नई ज्वाइनिंग भी करवाने का काम करेंगे। यहाँ सीएम सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जो
2 रोज पहले कांग्रेस का एक ईमेल था, अभी सारा का सारा प्लान लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और भाइयों, एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये रथ के ऊपर 2 ही लोग रह जाएंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही रहेंगे। और मैं आज आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर जब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ, कांग्रेस को तो भाइयों दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कौन सी सीट हमारी आएगी। एक भी सीट कहीं दिखाई नहीं दे रही, हर सीट के ऊपर कांग्रेस बुरी तरह से भाइयों पिछड़ गई है। इतना ही नहीं, अमित शाह के आगमन से पहले जहां हरियाणा सरकार पिछड़े वर्ग के लिए कई बड़े फैसले ले चुकी है, प्रदेश के पिछड़े वर्ग को साधने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा चुका है। क्रीमी लेयर की लिमिट 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए सालाना की गई। पिछड़ा वर्ग और एससी समाज की धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग भरने की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू की। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए जहां सरकार बड़े फैसले ले चुकी है, तो वहीं सीएम नायब सैनिक के रूप में ओबीसी चेहरे को ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस भी घोषित किया जा चुका है। इससे पहले जब अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे, तो बीजेपी की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये ऐलान अमित शाह ने ही किया था। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर जिस तरह की तैयारियां लगातार की जा रही हैं, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खास ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा की सियासत का मिजाज कुछ अलग है और इस मिजाज को बीजेपी नेता अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसीलिए गैर जाट वोटर्स पर बीजेपी का विशेष फोकस है। गैर जाट वोटर्स में सबसे बड़ा वर्ग पिछड़ा समाज के लोगों का है और इसीलिए इस समाज को साधने के लिए सीएम फेस बीजेपी की ओर से ओबीसी समाज से ही घोषित किया गया और इसीलिए सैनी सरकार की तरफ से भी इस समाज के लोगों के लिए बड़े फैसले लिए गए। ओबीसी वर्ग पर सीएम सैनी ने पिछले दिनों विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये दावा किया कि मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए काफी काम किए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए ओबीसी समाज को इस्तेमाल किया है। पर फिर से केंद्रीय गृह मंत्री भी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, हमने ये निर्णय लिया था क्योंकि लोगों की मांग थी कि जो ओबीसी समाज है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा सम्मान जो ओबीसी को दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर लगातार राजनीति की है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को अधिकार देने के लिए उनका शोषण किया है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज का वोट लेकर के उनको कोई सुविधा नहीं दी है और उल्टा उन्होंने उसका विरोध किया है कि ओबीसी समाज को एक वोट बैंक समझ करके उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक किया है। मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, हमने ये निर्णय लिया और कि ओबीसी समाज के जो उनकी इनकम की विषय था कि 6 लाख रुपए उसको 8 लाख रुपए करने का और जो ओबीसी का बैकलॉग है उसको भी भरने का काम वो हम करेंगे ताकि ओबीसी को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको हम आगे बढ़ा सके और उनको लाभ पहुंचा सके। और अब 16 जून को महेंद्रगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह के इस दौरे का क्या असर देखने को मिल सकता है, वो समझते हैं। कितना खास है ये दौरा, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी वोटर्स में मजबूती के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा पर भी बनेगी मजबूत पकड़। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, नेता कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रदेश में तीसरी बार जीत के लिए रणनीति, विपक्ष पर भी करेंगे तीखे प्रहार। बीजेपी के केंद्रीय नेता हरियाणा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं?
क्यों हरियाणा पर इतना फोकस किया जा रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। शाह का हरियाणा पर विशेष फोकस क्यों? हरियाणा में हैट्रिक लगाना बड़ी चुनौती है। 10 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और एक बार फिर से यानी कि लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए प्रभावी तरीके से, ताकि विपक्ष को जवाब दिया जा सके और जनता में संदेश दिया जा सके, इसके लिए अमित शाह ये रैली करने जा रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर का भी असर है और उस लहर को भी सत्ता के पक्ष में तब्दील करने की एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के सामने रहने वाली है। बीजेपी 10 सालों से सरकार में है, सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है और लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के हुए नुकसान की भी भरपाई करनी है और इसे बीजेपी के चाणक्य अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए इस बार नई रणनीति के तहत बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए केंद्रीय नेताओं का हरियाणा पर विशेष फोकस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। हरियाणा में कांग्रेस इस बार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ हुंकार भर ली है। करनाल से पदयात्रा की शुरुआत की गई और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। अभी हमने 11 तारीख को चंडीगढ़ में और कल सोनीपत में हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और सारे अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबको अवगत कराया है और आज की विधिवत शुरुआत यहाँ करनाल से हुई है। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे एमपी साहब जाएंगे और वहाँ पर ये पूरा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जो बिंदु हैं, हमारे जो 15 जो बिंदु हैं, उनके अंदर जो सब क्लासेज हैं, करीब 90 से ज़्यादा पॉइंट हैं जो इसमें रखे गए हैं, वो हम जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान था, घर घर कांग्रेस का अभियान था, उसमें सारे बिंदु पहुंचाए गए थे। अपने कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट, हमारे जो लोगों से जो हमने संकल्प हैं और जो इस 10 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में जनता को एजुकेट करेंगे, बताएं। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर डोर टू डोर हम कैंपेन, सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विफलताओं को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के संकल्पों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इसी अभियान के माध्यम से मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ प्रदेश के कोने कोने में पहुँचूंगा और कहीं डोर टू डोर के माध्यम से, कहीं गांव में, शहर में सभाओं के माध्यम से और कहीं नगर फेरी, लघु पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पक्की बरामद हुई कि कौन सी नौकरी के लिए कितने रुपए। पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज़्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को अवसर मिला। इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। और कांग्रेस ने अपने सियासी तरकश में कुछ तीर तैयार किए हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जनता के बीच कांग्रेस जा रही है। आप देख पा रहे होंगे, किसान का मुद्दा, चाहे दलित और पिछड़ा वर्ग का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या नशे का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या सरकारी पोर्टल्स का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल तैयार किए गए हैं। 15 ऐसे सवाल हैं जिनको कांग्रेस ने तैयार किया है और उन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा। उन्हीं सवालों के आधार पर जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस के ये सवाल हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित क्यों घोषित किया, घर घर तक कैसे नशे का काला साम्राज्य पहुंच गया, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ भ्रष्टाचार के जनक और जनता के जी का जंजाल क्यों बन रहे हैं पोर्टल्स और आईडी, इसी तरह का सवाल है। और बीजेपी के 10 साल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, इस तरह का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी का शासनकाल क्यों किसानों का काल बना,
ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा क्यों की है, ये भी बड़ा सवाल पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से। अग्निपथ और कौशल निगम को लेकर के भी सवाल उठाया गया है। हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों भांजी गई, अलग अलग विरोध प्रदर्शनों में जो लाठीचार्ज हुआ है अलग अलग वर्गों पर, उसको लेकर के भी सवाल उठाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर सवाल उठाया गया। 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र की बात की गई है कि क्यों वादे पूरे नहीं किए गए। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीट दिया, यह सवाल उठाया गया कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया है, यह भी सवाल पूछा गया है। बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट कर दिया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। बेरोजगारी से लेकर के स्वास्थ्य का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे, नशे का मुद्दा जो है वो उठाए गए। यानी कि महत्वपूर्ण जो सियासी तीर तैयार किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके आधार पर ये 15 सवाल तैयार किए गए हैं और सरकार से पूछे जा रहे हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम को लेकर के उन पर पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल हम हिसाब दे रहे हैं हुड्डा साहब को। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है, उस सब तो मैं बताना भी चाहूंगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहां वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। और मोदी ने आकर के, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के दिल्ली से रोड के ऊपर चढ़ जाओ, 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। पहले हम हिसाब मांगेंगे उनके 10 साल का, आखिर उन्होंने 10 साल में जो किया और देश को किस गलत में उस समय डुबोया। देश निराशा, अवसाद, इसमें प्रदेश जो है निराशा और अवसाद के अंदर फैला, यानी डूबा हुआ था। और उस समय जनता ने उनको जब नकारा था, क्या हालत थी, पहला हिसाब उनको देना पड़ेगा। और दूसरा, हमने साथ साथ अपना हिसाब दिया है। जब भी उन्होंने कहा, साथ साथ हमने कहा है कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और कितने बढ़िया ढंग से हम उसको चला करके लाए हैं। अगर उनको इस प्रकार का हिसाब लेना है तो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनका हिसाब तो जाके ले लें। पास में पड़ोस में कांग्रेस राज्य करती रही पंजाब के अंदर, पंजाब को जो डुबोया वो कांग्रेस सरकार ने डुबोया, बचा खुचा आम आदमी पार्टी डुबो रही है। इसी प्रकार से बाकी प्रदेशों में जितने वायदे करके आए, एक एक चीज़ करके वो विड्रॉ कर रहे हैं और वापस बैकआउट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोक लुभावनी बातें कह के जनता को भरमाना और जनता से वोट लेने का हथियार बनाना, ये उन्होंने लगातार बना के रखा है। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस नाते से हमको कोई हिसाब देना भी होगा तो जनता को दे रहे हैं और जनता उसका परिणाम देगी हमको अक्टूबर 2024 में, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। ये हिसाब तब उनको पता लगेगा। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं अर्श से फर्श पर आई जेजेपी की। विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही नजर आ रही हैं। जेजेपी के अपने विधायकों की नाराजगी और विरोध की बात कोई नई तो नहीं है, लेकिन ये विरोध और नाराजगी अब चरम पर है। अब ताजा बयान गुहला चीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने जहां विश्वासघात का आरोप लगाया तो वहीं पार्टी की रैलियों में निजी फंड इस्तेमाल करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम के दौरान नाराज विधायक को इस्तीफा देने की नसीहत दी थी, जिस पर ईश्वर सिंह ने उन्हें ही आईना दिखाने का काम किया। ये चीका वाले तो सारे जानते हैं, इनका बेचारों का खुद का कोई काम होता था, मैं करा दूं कर दूं, नहीं तो विधायक के लेवल पर तो शायद कोई सहयोग ना मिला। और एक नहीं थे, कई थे, फिर भी 4.5 साल कोई सा इस्तीफा दे के गया पार्टी से, आज भी नहीं दे रखा। बेरानी के लालच है 2 महीने की तनख्वाह रुक जाएगी, है नहीं है।
आज भी लाइन में बैठे हैं। साथियों, इस बार ये भानुमति का कुनबा भी जोड़ने की शायद जरूरत ना पड़े। को ये भी तो सोचना होगा कि वो हमारी वजह से ही राज कर गया। यदि हम एमएलए शुरू में जो है ना उसके समर्थन में खड़े ना होते तो दूसरे पे जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बने? वो तो हमने ही बनाया ना, हमारी वजह से राज कर गया। जो हमने जितनी रैलियां की हैं, सारी रैलियों में जितने प्रबंध हुए हैं मैंने अपने निजी फंड से, निजी जो है ना उससे दिए हैं। तो तब कहाँ गए थे वो कार्यकर्ता जो कहते हैं हमारा काम नहीं हो गया 5 साल 4 साल, उस टाइम ही कहते जब टाइम बीत रहा हमारा काम नहीं, क्यों नहीं शिकायत करके गए थे किसी? जब किसान आंदोलन होया हमने तो तब भी कहा था कि भी जो है किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के अंदर गाँव के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं, इसको संभालो, इसको समझना चाहिए। तो तब भी कोई बात नहीं सुनाएगी। राज तो वो कर रहे थे, हम थोड़ी कर रहे थे। किसान आंदोलन में आपने कहा था कि हम जनता के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ खड़ा हूं। एक बार, अनेक बार नहीं कहा था। उस टाइम सबके पास नहीं था। आप ये क्यों नहीं पूछते उनसे? यदि आप इतने बड़े जो है ना पत्रकार हो कि वादा कर गए थे जो है ना भाई हम, और नाम इतना उछल गया था कि भाई ईश्वर सिंह को हम कैबिनेट में ले रहे हैं। पहले के गुले के लोगों में खुशी हो गई थी, दिवाली मन गई थी, पहली बार हमारा विधायक मिनिस्टर बनेगा, फिर क्यों हटा दिया था? इस्तीफा क्या देते अपने आप ही नहीं, सारे जो बोलने वाले भी कहने वाले भी सारे हट देंगे 2 महीने के बाद। तो मैं हम क्या देते उसके अंदर? तो 2 महीने के बाद सारे अपने आप ही नहीं खत्म हो जाएंगे। और चुनाव की बात में बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की। दरअसल चुनावी मौसम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक बड़ा दावा किया और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। रामचंद्र जांगड़ा का यह कहना है कि गोहाना में साल 2019 में अगर टिकट उन्हें मिलती तो बीजेपी बड़े अंतर से जीतती, और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि गोहाना में अब भी उनके पक्ष में एक तरफा हवा है। 2019 के चुनाव में भी हालात ये थी, अगर मुझे टिकट मिल जाती तो यहाँ से मैं 50,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतता। ये सारे इलाके से कहीं से भी पूछ सकते हो आप। और आज भी पूरे क्षेत्र के अंदर ये हवा है कि रामचंद्र जांगड़ा अगर भाजपा का प्रत्याशी आया तो फिर पूरी तरह से क्लीन स्वीप के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और ना मैं अपने आप को भारी मानता, ना मैं भारी हूँ। और अगर कोई ऐसी सोच का व्यक्ति है, ये घर का बाहर का नारा अगर कोई लगाता है, तो यहाँ जो घरेलू रहे हैं बहुत है, किसी की 4200 वोट आई थी, किसी की 7200 वोट आई थी, तो मेरी तो फिर भी फर्स्ट कमर आते ही और 29,000 वोट आई थी। तो कुल मिलाकर के प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।